नमस्कार विद्यार्थियों। आज इकोनॉमिक प्लानिंग पार्ट थर्ड पर चर्चा करेंगे। यानी आर्थिक नियोजन का जो टॉपिक हमने प्रारंभ किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसके डिफेक्ट्स, जिसको आप इविल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कह सकते हैं, आर्थिक नियोजन के दोष या डिफेक्ट्स या उसकी बुराइयां, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, किसी भी जो है कंटेंट के या पक्ष के दो पहलू होते हैं। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। जैसा कि पूर्व व्याख्यान में मैंने आपको स्पष्ट किया था इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग में, कि इकोनॉमिक प्लानिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम के लिए, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए, आर्थिक विषमता को कम करने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल जो है अदा करता है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने लिखा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी एक श्रेष्ठ दवा मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ दवा के रूप में काम करती है, औषधि के रूप में काम करता है इकोनॉमिक प्लानिंग। और वहाँ अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो आर्थिक नियोजन, जहाँ पर जो है भारत के द्वारा जब देश आज़ाद होने के बाद में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया, जहाँ पर संसाधन सीमित है, विकास के जो है प्राथमिकताएं और विकास के क्षेत्र अत्यधिक हैं, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक नियोजन वहाँ पर एक जो है दवा के रूप में काम करता है। लेकिन इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं और आज हम इनके डिफेक्ट्स पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे कुछ ऑब्जेक्ट्स पर भी इसकी चर्चा करेंगे। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर हम इसके इफेक्ट देखें तो कुछ निम्न इसके जो डिफेक्ट्स हैं, दोष हैं, वो परिलक्षित होते हैं। सबसे पहला है मडलेड इकोनॉमी, इसको बोलते हैं अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी आर्थिक क्रियाओं में केंद्रीय सत्ता द्वारा हस्तक्षेप करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। जब स्वतंत्र मूल्य निर्धारण नहीं होता बाजार के अंतर्गत, आपको मालूम होना चाहिए बाजार में दो मार्केट फोर्सेज होती है, दो बाजार शक्तियां होती है जो कार्य करती है, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा ऑटोमेटिकली जो है इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है और वहां पर प्राइस जो है वो कमोडिटी का और सर्विसेज का डिसाइड होता है। लेकिन इकोनॉमिक प्लानिंग के अंतर्गत जब गवर्नमेंट का अननेसेसरी जब इंटरवेंशन होता है तो वहां पर अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि सरकार प्रभावपूर्ण रूप से पूर्ति पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है, निजी क्षेत्र पर भी, सरकारी क्षेत्र पर भी। तो वहां पर अर्थव्यवस्था कैसी हो जाती है? अस्त व्यस्त हो जाती है। नंबर 2, रोड टू सेल्फ-ड्रॉम। सेल्फ-ड्रॉम का मतलब होता है कि पराधीनता का मार्ग। बहुत सारे प्रोफेसर हेयक ने लिखा है कि आर्थिक नियोजन एक पराधीनता का मार्ग है, क्योंकि हम सब यानी निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र जो है वो सारे के सारे सरकार के अधीन हो जाते हैं, केंद्रीय सत्ता के अधीन हो जाते हैं। जो भी डिसीजन करना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, प्रायोरिटीज के बारे में, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, ऑल डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसलिए वहां पर जो है एक प्रकार पराधीन हो जाते हैं, सारे निर्णय उनके हाथ में एक प्रकार से जो है अपने हाथ में जिसको कंट्रोल कर लिया जाता है, इसलिए इसको पराधीनता का मार्ग भी कहा जाता है। नंबर 3, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। आर्थिक नियोजन के बारे में कहा जाता है ये अकुशलता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकार जब सभी क्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखती है तो सबसे ज्यादा अकुशलता और भ्रष्टाचार आपको सरकारी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब सरकार के अधीन सरकार की नीतियां हैं, सरकार के द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो प्रॉपर अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उस पर पूरा नियंत्रण नहीं होता। एक बार चालू कर दिया गया और जो है उसके अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। 20 करोड़ की योजना है, पैसा लगाया गया 10 करोड़, लोग बीच के अंदर इसको क्या करते हैं? खा जाते हैं पैसे को, और धीरे धीरे इस प्रकार का जो चेन बना हुआ है और उसका सबसे बड़ा जो लॉस दिखाई देता है वो इस रूप में होता है कि जो प्रॉपर टारगेट निर्धारित किया गया था किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए वो अचीव नहीं हो पाता है, और अगर होता भी है तो वह कुशलतापूर्ण है, मतलब उसमें अकुशलताएं रहती है और जो है वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता है, और उसमें करप्शन जो है वो लगातार
बढ़ जाता है। फिर ब्यूरोक्रेसी, देखिए लाल फीताशाही को बढ़ावा देता है इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सारे निर्णय लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन का सहारा लेकर के, भ्रष्टाचार का सहारा लेकर के वो प्रोजेक्ट को हासिल करने का प्रयास करते हैं, और उसके अंदर जो है भ्रष्टाचार पनपता है। और कोई भी कार्य अगर होगा, लाल फीताशाही का मतलब होता है कि कोई भी अगर कार्य होगा तो भाई भतीजावाद है इसके अंदर, बिना पैसे के, बिना रिश्वत के किसी प्रकार कोई कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो मिलता ही मिलता है, और लाल फीताशाही को भी इसमें जन्म मिलता है। नंबर 5 है पॉलिटिकल जो है इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है। मैंने आपको बताया था डेवलपिंग कंट्रीज में, खासतौर पर इंडियन इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में अगर बात करें, तो हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है और हमारी बहुत बड़ा डेमोक्रेसी राष्ट्र है, हमारे यहाँ पर सरकार जो चुनी जाती है वो वोटिंग पावर हमारे पास होता है, लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जाकर के लोकसभा, विधानसभा और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सरकार बनाते हैं। और लेकिन ऐसी स्थिति में जो है अस्थिरता बनी रहती है, क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रकार की पार्टियां आती है, विभिन्न प्रकार की पार्टियों में किसी पर्टिकुलर पार्टी के पास में अगर मेजोरिटी नहीं है और अगर उसने अपने उद्देश्य पूरा नहीं किया, जो वादे किए थे वो पूरा नहीं किया, तो दूसरी सरकार उसे समर्थन वापस ले लेती है, या जनता के अनुरूप कार्य नहीं हुआ तो जनता क्या करती है, उसको कभी भी अपने वोटिंग राइट्स के द्वारा जब भी चुनाव आते हैं तो उसको क्या कर सकती है, उसको हटा सकती है। इसलिए राजनीतिक अस्थिरता को आर्थिक नियोजन में बढ़ावा मिलता है। फिर ये है जन असंतोष। अनेक बार इस प्रकार की स्थिति आती है कि पैसा तो दिया गया, अलॉटमेंट उसका किया गया, टारगेट भी फिक्स किए गए, लेकिन जब उसको पूरा करने के लिए सरकार जब पैसा जनता से लेती है, करारोपण के रूप में, कर के रूप में, टैक्स लगा करके जनता से पैसा लिया जाता है, या उस पैसे के माध्यम से जनता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को जब पूरा किया जाता है, वो अगर योजना पूरी नहीं होती, जन आकांक्षाओं के अनुरूप वो पूरा नहीं होती, तो वहां पर क्या होता है, लोगों में जन असंतोष या जन आक्रोश पनप जाता है। फिर अनइकोनॉमिकल, देखिए आर्थिक नियोजन को अमितव्ययी माना गया है, ये बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। आज तक भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद 1950 में जब योजना आयोग बना, अनवरत रूप से पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा रही है, पंचवर्षीय योजनाओं में संसाधन जुटाए जा रहे हैं, संसाधनों का बंटवारा भी प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जा रहा है, लक्ष्य भी निर्धारित किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि लक्ष्य से हम बहुत पीछे रह जाते हैं। उसका कारण है, एक पैसा अगर दिया गया है, सरकार के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो लोगों तक वो पैसा 20 पैसे पहुंचता है। उसका सबसे बड़ा कारण है करप्शन, भ्रष्टाचार, बदमाशी, और इसलिए इसको अनइकोनॉमिक इसलिए माना जाता है कि इसको बनाने के लिए इतना बड़ा योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग कहते हैं, बना दिया गया है। बहुत सारी सरकारी मशीनरी इस पर कार्य करती है, बहुत सारा पैसा जो है सरकार के द्वारा कर के रूप में इकट्ठा करके जनता से लेकर के विभिन्न योजनाओं पर लगाया जाता है, तो इसको अनइकोनॉमिकल माना गया है। यानी इसके लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए और उनके प्लान बनाने के लिए बहुत सारा पैसा जो है खर्च होता है, इसलिए आर्थिक नियोजन को क्या माना जाता है, अमितव्ययी माना जाता है। लेकिन हमें इन दोष के आधार पर यह नहीं कह देना चाहिए कि इकोनॉमिक प्लानिंग सर्वथा बेकार है, उसमें सारे दोष हैं, वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कारगर नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ डिफेक्ट्स हैं। अगर इन डिफेक्ट्स को दूर किया जाए, सरकार द्वारा इन दोषों को दूर करते हुए अपने जो भी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है उनके लक्ष्यों को अगर लेते हुए अगर मितव्ययीपूर्ण तरीके से जो है भ्रष्टाचार को दूर करते हुए अगर इकोनॉमिक प्लानिंग को चलाया जाए, आर्थिक नियोजन को अपनाया जाए, तो निश्चित तौर पर वह देश जो है अपने सभी आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है। अगला हमारा कंटेंट है कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए, अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो इसके ऑब्जेक्ट्स को हम 4 भागों में बांटते हैं: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स, अन्य प्रकार, यानी आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य और अन्य उद्देश्य। आज हम केवल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पर चर्चा करेंगे कि
आर्थिक नियोजन के आर्थिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं, और इनके उद्देश्य कुछ मुख्य इस प्रकार से। सबसे पहला है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, मैंने आपको बताया था विकासशील देशों की ये विशेषता होती है कि दे हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज बट लेक ऑफ कैपिटल एंड लेक ऑफ टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट एबल टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी उनके पास प्राकृतिक संसाधन भी है, मानवीय संसाधन है, लेकिन पूंजी नहीं है और तकनीक नहीं है। आर्थिक नियोजन क्या करता है, जब सरकार को रिसोर्सेज उपलब्ध करवाता है और सरकार प्राथमिकताओं के अनुरूप जो है अपने किसी भी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है जिसका विकास करना, उसको प्राथमिकता का आधार पर लेकर के जब उसको ज्यादा संसाधन उपलब्ध करवाती है, तो ऐसी स्थिति में उपलब्ध संसाधनों से प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रयोग होना संभव होता है। इसलिए आर्थिक नियोजन का आर्थिक पहला उद्देश्य यह है कि नियोजन के माध्यम से कोई भी राष्ट्र जो है अपने प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर एवं श्रेष्ठतम अथवा अनुकूलतम प्रयोग कर सकता है। नंबर 2 है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, प्रोसेस जब की अगर हम बात करें या इसकी विशेषताओं की बात करें तो उसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द मेन पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ऐसी स्थिति में सरकार जब क्या हाथ में, जब सब आर्थिक नीतियां रहती है, रिसोर्सेज जब सरकार के हाथ में रहती है, तो सरकार कभी ये नहीं कहती कि पिछड़े क्षेत्र में हमें निवेश नहीं करना है। जबकि निजी निवेश की अगर हम बात करें तो वह कभी भी पिछड़े क्षेत्र में अपना निवेश नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनका मेन एम होता है प्रॉफिट मोटिव, लाभ उद्देश्य। सरकार लाभ के दृष्टिकोण से कार्य नहीं करती, बल्कि जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्य करती है। इसलिए वो अपने संसाधनों को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करती है, और इसलिए जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण से जो है ये सरकार का जो उद्देश्य है कि संसाधनों को सभी क्षेत्रों में जो है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो आर्थिक नियोजन का आर्थिक उद्देश्य कहलाता है। उसके बाद तीसरा उद्देश्य है कि राष्ट्रीय प्रवृत्ति आय में वृद्धि करना। प्रत्येक विकासशील राष्ट्र चाहता है कि हम भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएं, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है जिसको आप इंडिकेटर कह सकते हैं डेवलपमेंट का, वो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि और प्रवृत्ति आय में वृद्धि। तो आर्थिक नियोजन का आर्थिक उद्देश्य देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाना होता है। जब राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी तो प्रवृत्ति आय स्वतः ही बढ़ जाती है। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए विकास की दर को तेज करो और जनसंख्या की जो वृद्धि दर उसको कम किया जाए, तो धीरे धीरे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और प्रवृत्ति आय भी बढ़ जाएगी। उसके बाद में इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। हर विकासशील राष्ट्र का ये उद्देश्य होता है कि वे किसी विदेशी राष्ट्र पर निर्भर न रहे या दूसरे राष्ट्र पर निर्भर न रहे, यानी स्वयं आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ले। इसके लिए आर्थिक नियोजन का आर्थिक उद्देश्य है कि वो आत्मनिर्भरता प्राप्त करे। आपने देखा होगा जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद हम एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, कुछ नहीं था। आज हमें गर्व होता है कि हम खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर हो गए हैं। उसके बाद में हम विश्व के 10 प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों में हमारी आज गिनती होती है, और डिफेंस का सेक्टर ले लें, सर्विस का सेक्टर ले लें, हमने जबरदस्त डेवलपमेंट किया है, यानी हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो आर्थिक नियोजन का आर्थिक उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना भी होता है। नंबर 5 है फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। प्रोफेसर कीन्स ने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो पुस्तक लिखी थी उसमें पूर्ण रोजगार का सिद्धांत दिया था। पूर्ण रोजगार वह स्थिति होती है जिसके अंदर बचत और विनियोग बराबर होते हैं, या हम यूँ कह दें योग्यता प्राप्त काम चाहने वाले सभी लोगों को रोजगार मिल जाए, वो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। हालांकि विकासशील देशों में पूर्ण रोजगार की कल्पना करना जो है उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था का ही, क्योंकि हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अंतराल होता है। द होल सेविंग नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। कुछ हम अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी सरकार के द्वारा करने पड़ते हैं अर्थव्यवस्था चल, जैसे डिफेंस पर किया गया वह है अनप्रोडक्टिव के रूप में आता है। कई बार अनरेस्ट वगैरह हो जाता है, इस प्रकार से शांति के लिए औद्योगिक अशांति हो जाती है, ड्रॉट है, फेमाइन है, यानी अकाल है, बाढ़ है, इस प्रकार की जब नेचुरल उसके लिए सब फंड रिलीज किए जाते हैं तो प्रोडक्टिव नहीं होते, और ऐसी स्थिति में बचत और विनियोग में अंतर होने के कारण से पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी सरकार कोशिश करती है कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करवाया
जा सके। फिर इंक्रीज इन आउटपुट। देखिए, आउटपुट का संबंध नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक राष्ट्र का एक जो है आर्थिक उद्देश्य होता है, और खासतौर पर विकासशील देशों का, कि वो उत्पादन में वृद्धि करे, और उत्पादन अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में हो। कृषि उत्पादन, लघु उद्योगों से बनने वाली वस्तुओं का उत्पादन, बड़े उद्योगों से बनने वाले उत्पादन, सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि का उद्देश्य जो है वो माना जाता है। उसके बाद में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आर्थिक स्थिरता, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, ये लक्ष्य जो है सरकार का होता है आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत, कि फ्लैक्चुएशन नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं 2018 में 5% की ग्रोथ रेट रही, 2019 में 7 होगी, बाद में 3% आ गई, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए। तो आर्थिक नियोजन का आर्थिक उद्देश्य ये है कि जो भी इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशंस हैं, तेजी मंदी के, उनको नियंत्रित करते हुए उत्पादन करना, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास करना। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे यहाँ ग्रामीण प्रधान अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, इसलिए हमारा तो लक्ष्य यही होता है कि हम कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, कृषि का विकास करें। आर्थिक नियोजन का आर्थिक उद्देश्य भी ये है, कृषि विकास की जो दर है, सरकार लगातार मानती आई है 4% की और 4.5% के बीच में लगातार लें। क्यों? क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन द रूरल एरिया, और इसलिए हमारा ये प्रायोरिटी सेक्टर भी है, प्राथमिक क्षेत्र भी है। इसलिए आर्थिक नियोजन का आर्थिक उद्देश्य कृषि विकास को बढ़ावा देना है। और उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि केवल हम कृषि पर निर्भर रह करके अपने देश का तीव्र आर्थिक विकास नहीं कर सकते, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन को छोड़ देते हैं या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को छोड़ देते हैं, तो हम विकसित राष्ट्रों की तुलना में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए आर्थिक नियोजन का उद्देश्य ये भी है कि जो है औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए। और हमें इस बात से कोई परहेज नहीं है, हमें गर्व है कि आज स्वतंत्रता के बाद से भारत ने बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की है। आज हम डिफेंस का जो हमारा सेक्टर है, उसमें बाहरी उद्योगों के संदर्भ में हम जो है काफ़ी मात्रा में हमने औद्योगिकरण किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमारे देश में लगातार हुआ है और लगातार द्रुत गति से चल रहा है। इसलिए हमारा देश जो है वो विश्व के 10 प्रमुख उद्योग देशों में आज हमारी गिनती होने लगी है। अगला कंटेंट जब हम लेंगे तो हम इसके सोशल, पॉलिटिकल एंड अदर जो है ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।